द एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। आज का एजेंडा है कि राम मंदिर के बाद कैसे बढ़ेगा राष्ट्र के विकास का रथ। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाली मोदी सरकार के आने वाली बजट में किस बात पर रहेगा फोकस, इस बात पर चर्चा के लिए गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच रोजगार को लेकर। जी हां, बीजेपी ने संगठन में अपने नया मॉडल अपनाने का फैसला किया है। आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट्स को फेलोशिप के जरिए बीजेपी पार्टी में जगह दी जाएगी। 50,000 से 5 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा युवाओं को। इससे बीजेपी को युवा मानसिकता से जोड़े रखने में मदद मिलेगी। बीजेपी अपने आप को युवा मानसिकता से जोड़े रखना चाहती है। इसके लिए ही आईआईटी और आईआईएम के छात्रों को बीजेपी पार्टी में एक प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करवाया जाएगा, जिससे उनको रोजगार तो मिलेगा, पार्टी को भी अपनी नीतियों को युवा मानसिकता के हिसाब से बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब बात देश की महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने वाले अंतरिम बजट की, जिसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए मौजूद है गेस्ट का एक बड़ा पैनल। मुकेश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता, आशीष कुमार मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं, अमन अग्रवाल भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल जी, पहले तो यही क्लियर कर दीजिए, आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है? देखिए, आम बजट होता है फुल फ्लैश बजट, जब एक सरकार फंक्शन कर रही होती है और सरकार ने पूरा साल चलना होता है। अब हम सब जानते हैं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से ये इंटरिम बजट होगा, क्योंकि कल को, हालांकि आज सारे देश को पता है कि कौन सी पार्टी के आने की संभावना बनती है, बट फिर भी एक ये होता है कि जब नई सरकार आएगी तो वो फुल फ्लैश बजट देगी, तो ये इंटरिम प्रोविजंस होंगे। बट जो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए इस इंटरिम बजट को मैं काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इससे काफी हद तक रूपरेखा तय हो जाएगी कि सरकार क्या प्लान कर रही है, सरकार का इंटेंट क्या है। मेरे हिसाब से इस बार इंटरिम बजट और एक्चुअल बजट में बहुत ज्यादा फर्क होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सरकार की माइंडसेट क्या है। ये सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में विश्वास करती है। अभी हम आगे भी आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे साथ हैं अमन अग्रवाल जी, अर्थशास्त्री हैं। अंतरिम बजट में सरकार का फोकस किन चीजों पे होगा? माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार रिपीट कर सकती है, मोदी जी दोबारा आ सकते हैं, तो उनका फोकस किस एरिया पे रहेगा इस अंतरिम बजट में? देखिए जी, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ये सरकार का महत्व रहा है कि इंडस्ट्री को और वेलफेयर को साथ साथ लेके चले, कहीं टेपर ना करे, और साथ ही साथ कृषि के भी जो उसको भी देख के चलती आई है। तो इस बार भी जो बजट आएगा, ऑल्दो ये इंटरिम होगा जैसे अभी बताया भी गया, पर ये फुल फ्लेजेड बजट के तरीके से ही तैयार किया जाएगा। पिछली बार भी जब बजट इंटरिम सजेस्ट किया गया था तो वो भी एक तरीके से तैयार किया जाता है कि फुल साल का, फिर उसके बाद अगर वही सरकार आती है तो उसमें माइनर चेंजेस करती है, अगर नहीं आती है तो फिर उसको चेंज कर देती है। इसमें कृषि को देखा जाएगा, हेल्थ केयर को देखा जाएगा, युवा पीढ़ी को देखा जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देके किस तरीके से बिजनेस और इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्पेशली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज जो नई बनी हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सके, और रोजगार सिर्फ जैसे पुराने रोजगार का सिस्टम होता था फिजिकल रोजगार का, से जाके हम वर्चुअल रोजगार की तरफ भी जा सके, मतलब आदमी घर बैठे बैठे भी काम कर सके, जो कोरोना काल के बाद हमें देखने को मिला। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं मुकेश त्यागी जी। मुकेश जी, इस बजट के पीछे आप लोगों को क्या लग रहा है, सरकार की क्या मानसिकता होगी? देखिए, सरकार की मानसिकता तो ये बड़ी जाहिर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है और बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि विकसित देश से ये विकसित देश हो, विकासशील देश से विकसित देश में आए, और वही उनके अमृतकाल महोत्सव के अंदर जो यही घोषणाएं की गई हैं कि कैसे हम अपने राष्ट्र की इकोनॉमी, जीडीपी विश्व में सबसे आगे ला सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखा कितना क्वांटम लीप आया हमारे जीडीपी के अंदर,
और जिस प्रकार की योजनाएं, मुकेश जिस त्यागी प्रकार जी, के मैं एक infrastructure- चीज के लिए बीजेपी को 100 नंबर दूंगा और एक चीज के लिए आपसे पूछूंगा कितना नंबर दूं। पहला, जो स्टार्टअप्स आपने शुरू किया है उससे रोजगार की बहार आई है। दूसरा, जो पुराने तरह के रोजगार थे उसमें छटनी हो रही है, तो स्टार्टअप के लिए 100 नंबर। लेकिन जो छटनी हो रही है, जो लोग 25-30 साल नौकरी कर चुके हैं, अब उनकी छटनी हो रही है, उनको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? आपकी सरकार कहाँ एडजस्ट करेगी, किस तरीके से करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ते हैं। और आप देखिए जिस प्रकार से हमारी जीडीपी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिस प्रकार से आपने देखा कि जैसे एप्पल के वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में शुरू हो रही है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट। देखिए मुकेश त्यागी जी, लगता है मैं अपने सवाल को सही से आपको बता नहीं पाया या समझा नहीं पाया। समझ गया आपका, मैं कह रहा हूं, आपको सीधे शब्दों में एक लाइन में पूछ रहा हूं, हायर और फायर की पॉलिसी पे सरकार का क्या रुख है? देखिए, हायर और फायर की पॉलिसी पता है कि आईआईटी और को अब उद्यम मित्र जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने डाला है, तो तमाम ऐसी देखिए, अभी तक हम लोग पहले तो कोरोना से जूझ रहे थे, फिर देखिए वैश्विक महामारी इतनी ज्यादा थी, हर प्रकार से इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड में बहुत हाई चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट दिखाई है, वो वर्ल्ड में सबसे आगे है, चाहे अमेरिका और वर्ल्ड में सबसे आगे है। लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जिसपे आपको यह मानना चाहिए कि अभी काफी कुछ काम करने की जरूरत है, उसमें मध्यम वर्ग भी शामिल है। आशीष कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेज हैं? चैलेंज समझ कि जुमलों से भरा बजट मिलने वाला है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दरमियान इन लोगों ने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन उसमें अमल में कितना लेके आ रहे हैं वो सच्चाई सामने सबके आ रही है। और इसी के साथ में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमारी वित्त मंत्री महोदया तो ऐसी है, जब उनको जो चीज लगेगा कि ये चीज होनी नहीं है तो उनको सीधा कर देंगे कि बोलेंगे मैं तो ये करती ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे मतलब ही क्या है। तो और बाकी रह गया कि आशीष जी, मेरी दो चिंताएं हैं। एक तो सरकार की हायर एंड फायर की पॉलिसी को लेके अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? स्पष्ट नीति है ही नहीं है तो बनेगी कहां से? कि नीति इसलिए नहीं है कि नियति नहीं है। झूठ बोल के जिस प्रकार से 2014 में ये लोग गुमराह करके लोगों को आए थे, आज भी उसी पे टिके हुए हैं। आप इनसे अगर पूछो, इन्होंने जब आए थे इन्होंने 100 दिन का वादा किया था कि हमको सिर्फ 100 दिन देना। 100 दिन के बाद इन्होंने एक से एक अपने कारनामे दिखाए और आज देश को 205 लाख करोड़ के कर्जे में लेकर डुबा दिए हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे देखिए, एक चीज प्रश्न जी मैं मानता हूं और ये मानना होगा कि विश्व में अगर हमारे भारत को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले और अच्छा नेतृत्व करने वाला लीडरशिप अगर मिलता है, तो भारत के युवाओं में, मजदूरों में और भारतीयों में इतनी क्षमता है कि विश्व में वो प्रथम क्रमांक पे आ सकते हैं। अमन अग्रवाल जी, ये क्षमता है उनकी। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरे विचार में जी विश्व गुरु पहले भी था और अब दोबारा प्रकट होता जा रहा है। दुनिया भर के लोग जो हैं पहले हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित होते थे, और आज से 200 साल 500 साल पहले और आज भी हम देखें तो वही छवि हमें दोबारा देखने को पिछले 6-7 साल में देखने को मिल रही है, जहाँ पे चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। हम अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय $615 बिलियन है, सबसे हाईएस्ट स्तर पे है। जो फॉरेन एक्सचेंज इनपुट आता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीबन $7.5 बिलियन हर महीने आ रहा है, और कोरोना टाइम में भी आता रहा है करीबन $5.5 बिलियन पर महीना। तो ये क्लियर दिखाता है कि चाहे इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन लेके चले, चाहे वो आध्यात्मिकता देखे जगह आयुर्वेदा लेके चले, चीजें लेके चले, हिंदुस्तान जो है सबको इस समय मार्गदर्शन दिखाने में आगे चल रहा है। एक चीज जो और उभर के आई, वो पहले कभी नहीं देखने को मिली, वो मोदी जी के साथ देखने को मिली, वो ये थी कि जो वॉर टोन नेशन थे, जैसे यूक्रेन या रशिया हो गया या इजराइल या पैलेस्टाइन हो गया, जो हो देखने को मिला, उस समय भी बाकी देश लोग हिंदुस्तान की तरफ आए कि मोदी जी शायद उनसे बात करें और उस चीज का रिजोल्यूशन कुछ निकल सके। पहले अमेरिका जैसे देश को देख के मीडिएटर बनाने की बातें होती थी, या यूके जैसे। आप कह रहे हैं रक्षा क्षेत्र में या नीतियों के स्तर पे एक अलग तरह का परचम लहरा रहा है भारत,
हमारे साथ जी आकाश जिंदल जी मौजूद हैं। आकाश जी, हेल्थ सेक्टर को लेके तमाम चिंताएं ऐसी प्रकट की जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गरीब आदमी के अभी भी इलाज को लेके उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, विकसित देशों में मिल रही हैं। जी, मैं उस पर आता हूं। देखिए, पहले मेरे मित्र अमन अग्रवाल ने बहुत अच्छे से पुटअप किया कि क्या आज स्थिति है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आगे जो आपने हेल्थ सेक्टर को कहा, हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सी अपेक्षाएं, और उसमें से काफी मुझे पूरी होती भी दिख रही हैं, क्योंकि ये सरकार लोगों की हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहती है। सबसे पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और आपको एक तरह की प्रेडिक्शन दे देता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे आम भाषा में मेडिक्लेम कहा जाता है, अभी से बता देता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 15,000 की एग्जम्पशन लिमिट, उसमें और बढ़ने की संभावना है। और उसमें पीछे कारण क्या है? आजकल इलाज महंगे होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसपे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। तो जी आकाश जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार के जो चिंतन में आम आदमी है, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, सरकार का फोकस उसी व्यक्ति पे है, लेकिन वो व्यक्ति जब इलाज के लिए जाता है तो आपको लगता है कि उसकी सारी बीमारियों का इलाज 5 लाख में हो जाएगा आयुष्मान कार्ड के जरिए? जी नहीं, एक शुरुआत हुई है। मैं ये मानता हूं, आप जो बात सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम सबका टारगेट ये होना चाहिए, लास्ट माइल पर्सन, वो मेरा भाई जो बीपीएल कैटेगरी में है, उसको इलाज मिलना चाहिए। आज जो है अमन जी, उपाय बताइए, उपाय क्या है? सरकार आपको सुनेगी, आप उपाय बताइए, क्या उपाय करना चाहिए? उपाय मेरा ये है कि एक तो इसके लिए लिमिट बढ़ाई जाए, इसमें कवरेज बढ़ाई जाए, इसका रीच बढ़ाया जाए, साथ ही साथ मेडिसिन का भी जो है अवेलेबिलिटी लोगों को कराई जाए, ताकि उस एंड पे भी लोगों को दिक्कत ना आए। तो डेफिनेटली आयुष्मान भारत एक अच्छा स्टेप है, बट उस स्टेप को लॉन्च किया गया, उसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी, कुछ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे इकोनॉमी की, तो लेटेस्ट डेटा सबके लिए दे दूं, 4.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। यानी पूरा विश्व, जो अमन जी ने अभी कहा था हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, वो आपके सामने है डेटा में। ये मैं आपको बता दूं, देश चमकने जा रहा है या देश चमक रहा है, आपका ऐसा कहना है? मुकेश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है, आपकी सरकार पे आरोप लग रहा है कि शिक्षा में जिस तरीके का निवेश हो रहा है वो पूंजीवादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, उससे 2 वर्ग पैदा हो रहे हैं, एक मजदूर वर्ग पैदा हो रहा है, दूसरा पूंजीपतियों का वर्ग पैदा हो रहा है, जो मुंह में चांदी के चम्मच लिए हुए पैदा हो रहे हैं। वो काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। शिक्षा में यह विभेदीकरण बंद होगा, इस पे कुछ होगा या नहीं? ये आपका बिल्कुल निराधार आक्षेप है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और उसके अंदर तमाम रैशनलाइजेशन किया है, जो कि पहले कॉलोनियल सिस्टम के आधार पे चलती थी, अब उसके अंदर जो है आधुनिकता को लाया गया है। इसके अंदर भारत के इतिहास में जो वामपंथी लोगों ने उसके साथ खिलवाड़ किया था, उसको करेक्ट किया जा रहा है। तमाम ऐसी एजुकेशन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे हैं। तमाम IIM, IITs और एम्स और तमाम एजुकेशन में इसके लिए आपको सभी लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है मुकेश जी, मेरा सवाल ये है, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू होगा क्या? नहीं, देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन का तो मोदी जी का सपना है कि सभी को जो है, जिस प्रकार से हमारी जो कॉलोनियल मानसिकता है उसको कैसे दूर किया जाए, हमें कैसे अपनी राष्ट्रभाषा, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए विषमताएं कितनी है। अगर आप विषमताएं हैं, लेकिन उसी में रास्ता निकलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे आकार दिया जा रहा है, या इस पे सवाल खड़ा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं अंतरिम बजट की, जिसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आशीष कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। आपको लगता है सरकार अपने सीमाओं के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि सरकार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जो है, मेरा सवाल है कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं कि सरकार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है? देश को
कर्ज में ढकेल कर कौन सा प्रदर्शन होता है? ये तो वही वाली बात हो गई। आप कभी नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, विजय माल्या को देखे होते तो आप उनके ऐशो आराम को और उनकी लिविंग स्टाइल को आपने समझा होता, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते थे कि देखिए तो इसके लिए इसको मेहुल की बात की या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। घोटाले किसके काल में शुरू हुए थे? मुकेश त्यागी जी से एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। मुकेश त्यागी जी, देखिए, घोटालों की फैक्ट्री खोलने वाले जो है आज मोदी जी की बिल्कुल साफ उसके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति से संभाला है, कोरोना के जिस समय हालत की उसमें निकाला है, और पूरे विश्व पटल के ऊपर आज पूरे विश्व में जो है IMF भी कहती है कि इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो पूरे देश में सबसे अच्छा है। तो ये कोई सर्टिफिकेट, आज सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मोदी जी की 76% मोदी जी की पॉपुलैरिटी, तो ऐसी इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। आशीष कुमार मिश्रा जी, आप अब अपनी बात पूरी करिए। कोल घोटाला देख लीजिए, इनका 2G देख लीजिए, जी। घोटालों की फैक्ट्री लगाई हुई थी। और ये सुनिए आशीष कुमार मिश्रा जी को सुनिए, भ्रष्टाचार के ऊपर। त्यागी जी जी सर सुन लीजिए, आज बड़े संयम से मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, बीच में बोल भी नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा अभी मयंक भाई। मैंने ये कहा कि आप जिस इंडिया को IMF देख रहा है पैसा कह रहे हो, आप उसी इंडिया के नाम से नफरत करने लग गए। और जिसमें मैं मेहुल और नीरव की मैं बात कर रहा था, मैं लिविंग स्टाइल की बात कर रहा था। और आपने प्रसून भाई बहुत अच्छा बताया कि भारत 2 विभागों में बैठ रहा है, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो हमारी जो न्याय की लड़ाई है, हमारी न्याय की लड़ाई सिर्फ इसी चीज को लेके, आज जिस 6,000 रुपए को किसानों को दे के ये कहते हैं कि हमने पैसा दिया है, हमने उनको संभाला है 5 किलो अनाज देके, हमने तो कहा था कि मजबूरी के समय उन्हें न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए दीजिए। लेकिन ठीक है, आपकी पॉपुलैरिटी थी, आपका एक शासनकाल था, आपने जिसके ऊपर थोप दिया वो थोप दिया, लोगों को मानना पड़ा, खैर ठीक है। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन के अंदर मैं किसानों की माफ कर दूंगा, क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 वो क्या हुआ? आपने किया? बताइए जरा। 15-15 लाख रुपए खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है, हम लोग एक सार्थक चर्चा करते हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं। आकाश जिंदल जी, 2G और पूंजी में क्या सामंजस्य बैठेगा? जी, सबसे पहले बता दूं सब लोगों को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी डेटा आया है, 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मूव आउट किए हैं। यानी जिन लोगों को बेसिक सुविधाएं पहले नहीं मिल पा रही थी, हेल्थ की, एजुकेशन की, स्टैंडर्ड लिविंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मिलने शुरू हो गई हैं। ये डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। तो हमारे गरीब भाई बहनों का उत्थान हुआ है, गरीब भाई बहनों को बेसिक चीजें मिलनी शुरू हुई है। आशीष मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनके सवाल। 1 मिनट आशीष मिश्रा जी के सवाल सुन लेते हैं। जी आकाश जी, इतनी आप चर्चा कर रहे हैं जिसको आप कह रहे हो कि जिन्हें पहले नहीं मिलती थी, मुझे एक बात बताइए, राजीव गांधी आरोग्य योजना कब आ गया? उसके बाद आप सबसे अच्छा बोलते हैं थोड़े से सुधार की जरूरत है, किस पे? आभा पे, आयुष्मान भारत योजना पे। आप ये क्यों नहीं कहते इसकी अच्छी शुरुआत पहल की थी चिरंजीवी योजना के माध्यम से अशोक गहलोत ने? कहिए ना ये बात, यही हम चाहते हैं कि सभी लोग ना अब जवाब सुन लीजिए। आशीष जी जवाब सुन लीजिए। आकाश जी देखिए, मैं अपने मित्र को बता दूं, कांग्रेस पार्टी की मैं पूरी इज्जत करता हूं, आप लोगों ने काफी अच्छे काम किए, इसके बारे में कोई डिनाइंग नहीं है। लेकिन आज का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, आज की तारीख में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से इतने लोग मूव आउट किए हैं, उन लोगों को बेसिक सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं। और क्यों हो रही हैं? आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है सरकार, अगर हाईवे बन रहा है, कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो वो आकाश जिंदल नहीं बना सकता, वो बनाएगा कौन? मेरा मजदूर भाई जो 700-800 रुपए दिहाड़ी लेता है। तो जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इतनी रेलवे लाइंस बन रही है, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो सारे के सारे देश के हमारे गरीब भाई बहनों के कल्याण और बेनिफिट के लिए बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अमन अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन अग्रवाल जी, रक्षा क्षेत्र में जो निवेश होता है, क्या वो भी देश की आर्थिक उन्नति को प्रकट करता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात तो जो रक्षा क्षेत्र में निवेश होता है, अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी, शरीर का, दिमाग का सुकून नहीं होगा, तो हम किस प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे? जैसे कुछ देशों में देखा गया जहां अटैक हो रहे हैं, यूक्रेन हो या और जगह हो, वहां पे जब पता ही नहीं कि कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, कल कौन सा बॉम्ब गिर जाए,
या कोई आतंकवादी अटैक होता रहे जैसे पहले होता रहता था कि हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती थी जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाते थे, तो जब सिक्योरिटी नहीं होती थी तो कैसे बात बनेगा। आकाश जिंदल जी 30 सेकंड में, क्या रक्षा क्षेत्र में जो निवेश होता है उससे आम आदमी को फायदा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है फायदा। 30 सेकंड में। देखिए, हिंदुस्तान जब स्ट्रांग बनेगा तो देश के आम आदमी को बिल्कुल फायदा होगा। रक्षा क्षेत्र में आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आती है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी को फायदा हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादा क्या है, एक्सपोर्ट की नहीं, इंपोर्ट? एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में। आप नहीं आकाश जिंदल जी, आंकड़े फिर से समझिए। नहीं, ज्यादातर आपका हिस्सा इंपोर्ट हो रहा है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस का, वो आपके सामने मैं पूरा का पूरा डेटा रखने को तैयार हूं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में घाटे का सौदा है या नहीं, हाँ या ना? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले के मुकाबले आज अच्छा हुआ है कि नहीं। हाँ, अब हम सही ये बात कहें कि ठीक एक बात हफ्ते में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छा, एक सवाल और जल्दी से, सैलरीड क्लास को टैक्स में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, मिलना चाहिए, और मुझे लगता है 50,000 तक और एग्जम्पशन लिमिट मिलने की संभावना है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अमन अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे हैं। अमन अग्रवाल जी, आप भी बता दीजिए अपना। नहीं जी, जो कार्यक्रम इनका पहले चलता है और पहला इंटरव्यू भी दिया था, मेरे विचार में कोई ऐसा बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आकाश जी ने भी कहा, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे और चीजें सुविधाएं मिलेंगी, और हेल्थ केयर की तरफ हो या और चीजें हो, बट डायरेक्ट बेनिफिट जो आप टैक्सेस में देखते थे, ये सरकार के रूप से दिखता है नहीं। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का वक्त की कमी है। मुकेश जी, हम चाहते हैं कि इस चर्चा में जो भी पहलू निकल के आए हैं आप पार्टी के जरिए सरकार के सामने अवश्य रखिए। आशीष मिश्रा जी, आप कांग्रेस का पक्ष रख के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चिंताएं जाहिर किए हैं उससे भी मुकेश त्यागी जी अपने जरिए पार्टी तक संदेश पहुंचाएंगे। आप सभी चर्चा में बने रहें। धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।